नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। मुझे आशा है कि आप सभी अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। बिल्कुल भी किसी भी चीज को लेकर के डिमोटिवेशन आपको नहीं होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रही हूँ प्रैक्टिस सीरीज, जो कि हमारी तीसरे नंबर की प्रैक्टिस चल रही है। इससे पहले मैंने आपको PYQ ऑलरेडी करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। 2018 से 23 तक के PYQ मैंने करवा रखे हैं सॉल्यूशन, चाहे वो TGT का हो या PGT का हो। लेकिन जो विद्यार्थी TGT की तैयारी कर रहा है या फिर कोई विद्यार्थी PGT की तैयारी कर रहा है, तो मैं उनको यही गाइडलाइन दूंगी कि वो 2018, 19, 20, 21, 22, 23 इनमें चाहे TGT का पेपर हो या PGT का, दोनों ही आपको करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि जो विद्यार्थी TGT का है वो TGT का ही करे और जो PGT का है वो PGT का ही करे। आप ये जरूर करना। और अभी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है हमारी, टॉपिक वाइज तो नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं जितना पॉसिबल हो पा रहा है आपकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो अभी ये हमारी प्रैक्टिस सीरीज थर्ड है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, आप वो देख सकते हैं। और एचटेट का पूरा कंटेंट मैंने ऑनलाइन डाल रखा, वो भी देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो एग्ज़ाम उठाया है मैंने, ये वैसे EMRS का एग्ज़ाम है। मैं आपसे कोई भी बात छुपाती नहीं हूँ, आप सभी जानते ही हैं, मैं आपको सब सच बताती हूँ। ये वैसे EMRS का एग्ज़ाम है, लेकिन ये मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एचटेट से मिलता जुलता है और हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। हमें ये नहीं देखना कि ये एग्ज़ाम कौन सा है कौन सा नहीं है, चाहे फिर वो कोई भी एग्ज़ाम हो, हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन से मतलब है। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना तैयारी का लेवल देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभिज्ञान शाकुंतलम एचटेट के अंदर आ रही है तो वो अलग है और EMRS के अंदर आ रही है तो अलग है। मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे संधि है तो संधि EMRS में अलग आएगी या फिर एचटेट में अलग आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और रही दूसरी बात कि मैं आप बोलोगे कि मैम ये क्वेश्चन जो है आप सीरीज वाइज नहीं करवा रही हैं, तो हमको पता कैसे लगेगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही हो, कितने सही हो पा रहे हैं कितने नहीं। तो मैं हर क्वेश्चन में नंबरिंग करती रहूंगी साथ साथ। आपको ये 54, 51 ये देख करके नहीं चलना है, मैं साथ साथ नंबरिंग कर दूंगी। इससे ही आपको ये लिखना है कि आपका 1 नंबर ठीक हुआ है, 2 नंबर ठीक हुआ, 3 नंबर ठीक हुआ। और रही दूसरी बात, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम का लेवल हो सकता है थोड़ा सा ये टफ हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सीखने पे फोकस रखना है, क्योंकि अभी हमें सीखना है, ना कि हमारा डिमोटिवेट पता है कब होते हैं, जब हमने एग्जाम दे लिया हो और जब हम आंसर की मिला रहे हैं तब हमें ये होता है कि यार मेरा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन डिमोटिवेशन आपको तब होना चाहिए, अभी आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ सीखने की लगन होनी चाहिए, ना कि आपके अंदर ये मैम मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं, मैम मेरे इतने नहीं हो पा रहे हैं, मैम मैं क्या करूं मुझे याद नहीं हो रहा है। तो आप सिर्फ सीखने पे फोकस कीजिए। तो चलिए, बहुत कुछ आपको आज की क्लास में सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 54 करेंगे, क्योंकि ये पहले वाले आपके कोई काम के नहीं है। 54 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नंबर 1 डाल देती हूँ मैं इसको। ये हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है। अधोलिखितयोः तालिकयोः सम्यक मेलनम कुरुते, मतलब नीचे लिखी गई तालिकाओं को सही से हमें मिलाना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो किसकी रचना कौन सी है ये बतानी है हमें। तो ये हो जाएगा हमारा हर्षवर्धन, किसकी रचना है, सॉरी हर्षवर्धन की रचना कौन सी है, तो वो हो जाएगी हमारी प्रियदर्शी का। आप सभी ने पढ़ा होगा प्रियदर्शी का। और इनकी और भी रचना आती है, वो बताती हूँ मैं साथ साथ। रत्नावली, जो कि बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी। रत्नावली क्या है, नाटिका है। और प्रियदर्शी का भी एक क्या है, नाटिका ही है। और रत्नावली के अंदर कितने अंक है, 4 अंक है। कितने, 4 अंक है, क्योंकि नाटिका है ना, नाटिका में 4 ही अंक होते हैं और इसके अंदर भी 4 ही अंक है प्रियदर्शिका में। और इनकी एक और रचना आती है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, वो क्या है, नागानंदम। नागानंदम, ये भी किनकी रचना है, ये भी हर्षवर्धन की रचना है। और
ये जो रचना है नागानंदम, ये क्या है? नाटिका नहीं है, क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक है। चलिए, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है मुरारी। मुरारी की रचना कौन सी है? तो मुरारी की रचना यहाँ पर हो जाएगी, मुरारी की रचना हो जाएगी अनर्ग राघवम। आपने सुना भी होगा, अनर्ग राघवम मुरारी जी की रचना है। फिर है शक्तिभद्र। शक्तिभद्र की जो रचना है वो कौन सी है? शक्तिभद्र की रचना जो है वो है आश्चर्य चूड़ामणि, और वत्सराज की जो है वो है त्रिपुरधा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमें ये क्वेश्चन ऑप्शन देखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ये आप एग्जाम में देख लीजिएगा। हर्षवर्धन प्रियदर्शिका, मुरारी की अनर्ग राघवम, शक्तिभद्र की आश्चर्य चूड़ामणि और वत्सराज की त्रिपुरदाह, ये रचना है। चलिए आगे करते हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन है ये। क्या है? रुरोद रुरुदतुहु उरुरुदु। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे आप स्टेट का एग्जाम ले लीजिए, चाहे आप यूजीसी नेट का ले लीजिए, कोई भी एग्जाम हो उसमें भर भर के ऐसी धातुएं पूछी जाती है जो कि आपको कंफ्यूज करे। तो यहाँ पर ये जो है ये किस लकार का पूछा गया है कि एतानी रु धातु हो कस्य लकारस्य रूपाणी संति। तो ये किस लकार का है? ये है लिट लकार का। किस लकार का है? लिट लकार का। आपने पढ़ा होगा पपाठ, पेठतु, पेठु, पपठित, इस प्रकार से कुछ रूप चलते हैं इसके। जैसे भू धातु का बभूव, भभूतु, भभूवु, इस प्रकार से चलता है। तो इसी प्रकार से रुरोध, रुरोदतुहु, रुरोदुहु। तो आई होप आपको ये पता लग गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन। ये नांग विकार है इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम अधोलिखितेषु किम न अस्ति। मतलब कि नास्ति और अस्ति को आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना है। एच टेट के एग्जाम में आपको अस्ति और नास्ति बहुत कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम में एग्जाम दिया था तो ये ध्यान ही नहीं दे पाती थी, क्योंकि एग्जाम टाइम में प्रेशर इतना होता है कि हम ध्यान ही नहीं दे पाते कि अस्ति पूछा है या नास्ति पूछा है। और जब आप गोले भर दो आंसर की के अंदर, फिर आपका ध्यान जाता है कि अरे यहाँ तो नास्ति पूछा था और मैंने अस्ति पे टिक कर दिया। इसलिए आप ये जो है अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये नांग विकार जो है इसके अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कर्णीन बदीर है, इसमें भी तृतीया का प्रयोग है। अक्षणाकाण है, इसमें भी तृतीया का। पादेन खंज है, इसमें भी तृतीया का है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में तृतीया विभक्ति का प्रयोग नहीं है। इस प्रकार से भी पहचान सकते हैं, और इस प्रकार से भी पहचान सकते हैं कि किसी अंग में विकार होना चाहिए। तो यहाँ पर अक्षी कारणों से ये इसकी सही जो है सिद्धि नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत हो जाएगा। फिर ये रहने दीजिए, आपके लिए बहुत डीप हो जाएगा, इतना एग्जाम में नहीं आता है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, गर्गान सतम दंडयति वाक्यम एतत् कस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। तो ये बिल्कुल आसान सा है, आप दंड धातु से ही पहचान सकते हैं। 16 धातु आपने पढ़ी होगी, मैंने अच्छे से करवाया है कारक टॉपिक के अंदर। अगर आपने नहीं देखा तो जा करके चैनल पर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना रखी है, मैं लिंक डाल दूंगी। टीजीटी की प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी, उसमें देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कारक। तो यहाँ पर ये जो दंडयति है ये किसका है? तो ये हो जाएगा हमारा एकथितम चय सूत्र से। सूत्र पूछे जाते हैं, आपके स्टेट के एग्जाम में भी सूत्र पूछे जाएंगे, इसलिए आप ये मत समझिएगा कि मैम आपने तो आज बहुत हाई लेवल का एग्जाम करवाया है। सूत्र पूछे जाएंगे, स्टेट में भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे करते हैं हम। और इसमें 16 धातुओं का प्रयोग होता है। कौन कौन सी है वो? दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, री, कृस, वह। इस प्रकार से आप इन 16 की 16 धातुओं को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए आगे करते हैं हम।
फिर है क्वेश्चन नंबर हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। भू धातोः लुट लकारे उत्तम पुरुषे रूपाणि भवन्ति। भू धातु के लुट लकार में उत्तम पुरुष का रूप क्या बनता है? तो वो बनता है हमारा भविताश्मी, भवितास्व है, भविताश्म है। क्या बनता है? भवितास्मी, भवितास्व है, भवितास्म है। सही ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। भू धातु लुट लकार। लुट लकार में कैसे बनता है मैं आपको पूरा बताऊं। भविता, भवितारो, भवितारः, भवितास, भवितासी, भवितास्त, भवितास्त, भवितास्मि, भवितास्व है, भवितास्म है। इस प्रकार से पूरा लुट लकार बनता है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि न लोपो नयो न लोपो नयः अस्य सूत्रस्य अधोलिखितेषु किम उदाहरणम अस्ति। यहाँ पर अस्ति पूछा है तो यहाँ पर अपवाद नहीं होगा क्योंकि नया समास का उदाहरण बताना है। अनश्चय भी नहीं होगा क्योंकि अनश्चय होता है जैसे अ प्लस अस, तो उसमें नए का आगम हो जाता है क्योंकि पहले स्वर होना चाहिए लेकिन यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये मिलकर के अनश्व बनता है। ध्यान रखिएगा। अनश्व मतलब अन उपसर्ग जो है, अनुपसर्ग मान लीजिए या अव्यय मान लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, वो कब जुड़ता है? जब आगे ए हो या फिर स्वर में से कुछ हो। क्या हो? स्वर होना चाहिए, मीन्स ए होना चाहिए आगे, तभी आपका अन बनेगा आगे, नहीं तो नहीं बनेगा। अब जैसे ए ब्राह्मण में अन ब्राह्मण नहीं बना क्योंकि यहाँ पर ब व्यंजन है। तो यहाँ पर ए ब्राह्मण, न ब्राह्मण, इसका विग्रह होगा, क्या होगा? न ब्राह्मण है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है हमारा। चलिए फिर करते हैं। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है ना ये हमारा। 7 नंबर क्वेश्चन। पिता मात्रा इत्यस्य सूत्रस्य को अर्थ है। पिता माता इस सूत्र का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर यही पूछा है कि इस सूत्र का अर्थ क्यों ग्रहण किया गया। अब ये तो है नहीं कि ये सूत्र बनाया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पिता माता के साथ विपणम अर्थात बाजार में जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सूत्र का अर्थ सूत्र के रूप में ही होता है, तो ये नहीं होगा। पिता माता च मिलित्वा, ये भी कुछ नहीं है ऐसा। पिता कार्यालयम गच्छति मां, न न न न, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा कि मातृ पितृ च सुबन्तयोः पितृ शब्दस्य वैकल्पिक है एक शेषः भवति। आपने द्वंद्व समास में पढ़ा होगा पितरौ शब्द, पितरौ शब्द पढ़ा होगा आपने द्वंद्व समास में। तो पितरौ शब्द किस सूत्र से बनता है? वो इसी से सूत्र से बनता है कि जब पिता और माता का दोनों को एक साथ प्रयोग किया जाता है तो उनको समस्त पद बना करके एक शेष कर दिया जाता है और पितरौ बन जाता है। पितरौ से दोनों की पहचान की जाती है, माता और पिता की। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए ये रहने दीजिए, ये स्टेट में नहीं आया अभी तक, लेकिन पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैं नहीं करवाऊंगी, ये आपको 10 की 10 विकर्ण आपको याद करवाऊंगी क्योंकि 10 गण है हमारे, 10 गण, और 10 गणों में 10 के 10 विकर्ण होते हैं कि किस में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये मैं सभी आपको याद करवाऊंगी, एक अलग ही क्लास ले लूंगी मैं, इसमें नहीं करेंगे हम क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक का करने से कोई औचित्य नहीं है। आपको बाकी भी कुछ नहीं आता होगा, कुछ एक आध को छोड़ करके। ये नहीं बोलती कि मैं मतलब कि नहीं आता होगा, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं बाद में करवा दूंगी आपको। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 8 है ना हमारा। क्वेश्चन नंबर 8। शीर्णः अस्मिन् पदे कस्य प्रत्ययस्य प्रयोगेण रूप सिद्धि ही निष्पादिता। यहाँ पर सिर्फ आपको ये नहीं है कि आप, मैम ये लाइन इतनी टफ है हमें समझ ही नहीं आ रही है कि हम इसमें क्या करें। आपको सिर्फ ये देखना है कि शीर्ण में प्रत्यय पूछा है तो क्या हो जाएगा। शीर्ण में प्रत्यय हमारा तय प्रत्यय होता है, आप सभी जानते हैं। और एक और पूछा जाता है तय प्रत्यय का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बताया भी होगा मैंने, विद प्लस तय। हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसका क्या बन जाएगा? भिन्न।
क्या बन जाएगा, भिन्न बनेगा, भिद प्लस था भिन्न बन जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, शीर्ण है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखितयोः तालिकयोः सम्यक मेलनम कुरुत। नीचे लिखी गई तालिका का सम्यक रूप से हमें मेलन करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर सूत्र लिखे गए हैं और यहाँ पर आपको इनके उदाहरण दिए गए हैं, तो इनको मेल करना है। तो क्या कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले ए नंबर पर अचोयत है, तो अचोयत से हमारा चेयम बन जाएगा। चेयम का ची धातु मूल रूप में होती है। अगर हमें कभी हमसे पूछा जाए तो चेयम शब्द में ची धातु होती है, फिर उसका गुण होता है और यत प्रत्यय लग के गुण में नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है युवर नाकु, तो युवर नाकु आप पढ़ रहे, यू और वू को, यू वोर नाकु सूत्र क्या करता है, यू को अन आदेश करता है और वो को अक आदेश करता है। यू को अन, वो को अक। तो यहाँ पर जो है यू और नागु से कारक रूप की सिद्धि होती है, क्योंकि कारक शब्द में जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो कौन सा प्रत्यय होता है, क्री प्लस अणवुल। फिर अणवुल का वो शेष बचता है और वो को अकादेश होकर के री को वृद्धि होकर के कारक रूप की सिद्धि होती है। और एक बात और बच्चों, और एक बात और कि मैं आपको अगर बच्चे बोल दूं तो प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी निकल जाता है पढ़ाते समय। वैसे मैं बच्चे कहने के लायक तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपसे छोटी भी हो सकती हूँ, हो सकता आप सब मुझसे बड़े हो सकता कोई मुझसे छोटा भी हो। तो चलिए यहाँ पर देखो कि हमसे ये भी पूछा गया था पिछली बार एग्जाम में एस्टेट के, कि यू को आदेश होता है तो वो क्या आदेश होता है, अन। और हमें कैसे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि अन कौन सा होगा, ये वाला अन, ये वाला अन, या फिर ये वाला अन है। मतलब इस प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मैंने अभी आपको बताया जिसमें कोई भी हलंत या विसर्ग नहीं लगा हो, चाहे वो अक हो या फिर अन हो, तो वो ही इसको होगा। अचोयत का हमारा चेयम, युवर्नाको का कारक, और तव्यत अन्यर का साफ साफ पता लग रहा है एदनियम, और मवोशय का जगनवान बनेगा। तो ये आप देख लीजिएगा। ये हमारा 9वां क्वेश्चन था ना। इसके बाद चलिए आगे करते हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, कृष्णम द्रष्टुम याति अस्मिन वाक्ये कस्य सूत्रस्य प्रयोगः कृतः। तो यहाँ पर द्रष्टुम शब्द को आपको देख करके पहचानना है। तो किसका किया गया है, तमुन णवुलव क्रियायाम क्रियार्थायाम। इसके आपको जो भी प्रत्यय किए हैं आपने, उनके साथ में आपको ये शब्द भी याद रखने हैं। ये याद पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, स्टेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसमें भी हमें सही मिलान ही करना है। तो चलिए करते हैं। अधोलिखितयोः तालिकयोः सम्यक मेलनम कुरुत है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि किस सूत्र के द्वारा कौन सी विभक्ति का विधान होता है, विभक्ति कौन सी लगती है। तो ये हम सब जानते हैं कि देखो, अधि सिंह स्था साम कर्म, इसमें आधार की क्रम संज्ञा होती है। तो इसमें अधि सिंह स्था साम में क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति। कर्म संज्ञा होती है तो द्वितीय विभक्ति ही होगी। सुपूजायाम का क्या हो जाएगा, सुपूजायाम कर्म प्रवचनिया। क्या हो जाएगा, कर्म प्रवचनिया। और रुच्यार्थानाम प्रियमाण है, रुचि अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, और अंतर्दव्येन अदर्शनम इच्छति में पंचमी विभक्ति होती है। इनके ये भी सूत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अंतर्दव्येन अदर्शनम इच्छति, अर्थात आप जिससे छिपना चाहते हो उसमें पंचमी विभक्ति होगी। जैसे माता से कृष्ण छिपना चाहता है, अर्थात माता मातुहु कृष्णम निलीयते। आपने ये सूत्र उदाहरण पढ़ा होगा।
मातुः कृष्णम निलीयते। तो यहाँ पर कृष्ण जो है माता से छिप रहा है, तो किस में पंचमी विभक्ति हुई है? माता से, अर्थात जिससे हम छिप रहे हैं उसमें पंचमी विभक्ति होगी। बहुत बार ये सूत्र पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अंतर्दौ येन अदर्शनम इच्छति। ये क्वेश्चन हमारा 11वां नंबर था, मैं कभी भूल जाऊं तो आप ध्यान रखिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां। पठित्वा क्रीडति अस्मिन् पदे पठ धातोः त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगेण केन सूत्रेण कृत है? पठित्वा क्रीडति अर्थात यहाँ पर क्या है? पढ़ करके खेलता है, मतलब पहली क्रिया के बाद दूसरी क्रिया कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? समान कर्तृकयोः पूर्व काले। क्या है? समान कर्तृकयोः पूर्व काले त्वा प्रत्यय का प्रयोग इसमें किया जाता है। क्या किया जाता है? त्वा प्रत्यय का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। पठित्वा, पठ धातु और त्वा प्रत्यय। पठ धातु हमसे मूल रूप भी पूछे जा सकते हैं कि मूल धातु कौन सी है, तो पठ है इसके अंदर, पठ। इसमें इट का आगम होकर के त्वा प्रत्यय लग करके पठित्वा शब्द की सिद्धि हुई है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। मृच्छकटिकम रूपकस्य कः भेदः अस्ति? मृच्छकटिकम रूपक का भेद कौन सा है? तो यहाँ पर मृच्छकटिकम का ये सभी जानते हैं। मृच्छकटिकम एक क्या है? प्रकरण है। क्या है? प्रकरण ग्रंथ है, जिसमें 10 प्रकरण है। कितने हैं? 10 अंक मान लीजिए या प्रकरण मान लीजिए, 10 है। ये भी पूछा जाता है हर बार। और एक बात और प्रिय विद्यार्थियों, मुझे किसी लड़के का था कि पता नहीं लड़की का कमेंट आया था कि मैम हमें NCERT की प्रैक्टिस करवा दीजिए। तो मैं आपको NCERT की प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगी, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ सोचा है उससे पहले। तो मैं चाहती हूँ मैं आपको बता दूं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कल जो है आपकी सैटरडे है, जैसे कि कल, तो कल आपको सैटरडे को NCERT की एक बार रैपिड रिवीजन मिल जाएगी क्लास। मीन्स कि आपको NCERT की रिवीजन करवा दी जाएगी कल की क्लास में। कल आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। और NCERT की जैसे ही आपका रैपिड रिवीजन होगा, तो मैं परसों आपकी जो है, परसों संडे है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, परसों भी आपको क्लास मिल जाएगी क्योंकि आपका एग्जाम भी नजदीक आ गया है। तो आपको परसों संडे को आपकी NCERT की प्रैक्टिस होगी, 100% होगी। ये मेरा पक्का वादा है। लेकिन बीच में अगर कोई नेटवर्क वगैरह का इश्यू हो सकता है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% ये बोल रही हूँ कि आपकी जो क्लास है NCERT की प्रैक्टिस होगी उस दिन संडे को। तो आप थोड़ा सा अवेलेबल रहिएगा सभी। और एक है ना विद्यार्थियों, आप पता क्या करते हो? आप पहले बोलते रहते हो कि मैम प्रैक्टिस करवा दीजिए, प्रैक्टिस करवा दीजिए, लेकिन आपका जो चाव है ना प्रैक्टिस करने का, वो सिर्फ एक ही क्लास में दिखाई देता है। जैसे ही दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास आती है, धीरे धीरे आप जो है व्यूज आने कम हो जाते हैं। इसका मतलब मुझे यही समझना चाहिए कि आपको क्लास समझ में ही नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी मैं तो ढीठ हूँ, मैं तो आपको करवा के रहूंगी। मेरे लिए तो चाहे चाहे एक विद्यार्थी पढ़े या 1000 विद्यार्थी पढ़े, सब समान है। तो मैं तो अगर किसी एक का भी कमेंट आ गया तो मैं क्लास डाल दूंगी, क्योंकि मेरे पास समय मैं निकाल पा रही हूँ अभी आपके लिए। तो आप समझ गए होंगे कि NCERT की कल आपको रैपिड रिवीजन की क्लास मिल जाएगी और परसों आपको NCERT की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन मैं जरूर जरूर लेकर के आऊंगी आप सभी के लिए। तो प्लीज आप जरूर उपस्थित होना और कल की क्लास भी जरूर देखना, ताकि आपकी NCERT के कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था ना ये। अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है अभिनिविवसत अविवसत अश्य पदस्य व्याकरणात्मक परिचय देय है। तो इसमें हमें जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? अभी उपसर्ग है, नी धातु है और विस भी धातु है। सॉरी, अभी और नी उपसर्ग है, विस धातु है और निच जो है एक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।
चुरादिगण में किया जाता है ऐसे प्रत्ययों का प्रयोग। तो चुरादिगण में णिच प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी इसी प्रकार से है। लुंग प्रथम पुरुष का एक वचन, अविशेषित बन रहा है ना, तो ये लुंग के कारण ही बन रहा है, कहीं आप इसमें यण संधि कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 था। ये नहीं करना है आपको, फिर ये कर लीजिए, पूछी जा सकती है रचनाएं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15, अधोलिखितयोः तालिकयोः सम्यक मेलनम कुरुत। नीचे लिखी गई तालिका में से सही मिलान आपको करना है। तो ये सही मिलान कैसे करेंगे? आप सभी जानते हैं वैराग्य शतकम रचना किसकी है, तो ये है हमारी भर्तृहरि की। किसकी? वैराग्य शतकम। और क्या है? नीति शतकम, वैराग्य शतकम और श्रृंगार शतकम, 3 शतकम है इनके। फिर है सूर्य शतकम, किसकी है? तो ये है मयूर भट्ट की। किसकी है? मयूर भट्ट की। और मेघदूत हम सभी जानते हैं कालिदास की है। चोर पंचाशी का बिलहण की है। बिलहण की क्या है? चोर पंचाशी का है। तो ये ध्यान रखिएगा, सभी की सभी रचनाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन, नल चंपुः इत्यस्मिन् ग्रंथे श्रुतिशीलः कस्य पुत्रः अस्ति। वैसे इतना डीप पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो चाहे अदर स्टेट के हो या कहीं के भी हो, रिपीटेड क्वेश्चन को ही उठाते हैं ज्यादातर। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आपको ये ध्यान रख लेना चाहिए। सालंकायन का पुत्र था। वीरसेन किसका पुत्र था? सालंकायन का, नल चंपू के अंदर, क्योंकि नल चंपू आपके सिलेबस में है इसलिए। नल चंपू किसकी रचना है? तो ये त्रिविक्रम भट्ट की है। किसकी है? त्रिविक्रम भट्ट जी की। और वाक्यपदीयम किसकी रचना है? तो ये आप सभी जानते हैं, वाक्यपदीयम किसकी रचना है? भर्तृहरि की है। किसकी है? भर्तृहरि की है वाक्यपदीयम रचना। अभिज्ञान शाकुंतले राजा दुष्यंतः धीरोदात्तः नायकः अस्ति। दश रूपक अनुसारम धीरोदात्त नायके कह गुण न विद्यते। इट मीन्स कि इसमें ये बताना है कि जो धीरोदात्त नायक होते हैं उसमें कौन से गुण की विद्यमानता नहीं होती है। तो स्थैर्यम होते हैं, अर्थात धैर्यशाली, क्षमाशील होते हैं और गंभीर भी होते हैं, लेकिन मात्सर्यम नामक कोई गुण नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नास्ति पूछा है, न विद्यते मीन्स, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही। ये क्वेश्चन कितना था? शायद 17 या 18 नंबर था। इसके बाद है गाथा सप्तशती ग्रंथस्य कस्यायाम भाषायाम लिखित है। गाथा सप्तशती आपको एनसीईआरटी के पुस्तक में भी देखने को मिलेगी। तो इसकी जो भाषा है वो कौन सी है? प्राकृत है। कौन सी है? प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखी गई है। किस भाषा में गाथा सप्तशती लिखी गई है? प्राकृत भाषा में। फिर है शूद्रक रचितस्य मृच्छकटिकस्य तृतीयंकस्य नाम किमस्ति। शूद्रक रचित मृच्छकटिक के तीसरे अंक का नाम क्या है? तो ये मैंने आपको बताया था कि आपको अंकों के नाम याद करने ही करने हैं। और ये सेम क्वेश्चन आपके एस्टेट में भी आया था, उसमें मृच्छकटिकम के 5वें अंक का नाम पूछा था, लेकिन यहाँ पर तीसरे अंक का नाम पूछा है। इसलिए मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो विद्यार्थी स्पेशली जो विद्यार्थी पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको सभी अंकों के नाम याद होने चाहिए। तो पहला यहाँ पर अलंकार न्यास है, दूसरा है द्योतकर संवाहक और तीसरा है संधि छेद है, चौथा है मदनी का शर्विलक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, संधि विच्छेद है। संस्कृत गीति काव्येषु प्रमुख रूपेण कस्य विषयस्य वर्णनम न क्रियते। संस्कृत गीति काव्यों में प्रमुख रूप से किसके विषय का वर्णन नहीं किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर मैं 19 मान के चल रही हूँ, अगर आप ज्यादा हो गया या कम हो गया आप देख लीजिएगा। चलिए 20 कर लेती हूँ, याद नहीं रहता बताना बार बार। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि गीति काव्य में किसका वर्णन नहीं किया गया है। तो तंत्र विद्या नामक चीज गीति काव्य में नहीं है। बाकी देव स्तुति, विरह और ऋतु वर्णन का वर्णन। विरह का वर्णन कैसे हम जानेंगे? मेघदूतम में है। मेघदूत एक गीति काव्य है।
देवताओं की स्तुति भी इसमें की जाती है और ऋतु का वर्णन हमने मेघदूत में ही पढ़ा है और ऋतु संहार में भी पढ़ा है। और ये भी एक क्या है, ये भी एक गीति काव्य ही है, ये भी रचना ही है, तो ये भी कर लेते हैं हम, काम आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 21, भट्ट नारायण की रचना कौन सी है, तो ये हो जाएगी हमारी वेणी संहार। और भट्टी की रचना क्या है, रावण वध है, क्या है, रावण वध। कुमारदास की जानकी हरण और वर रुचि की स्वर्गारोहणम, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वर रुचि कौन है, कात्यायन, और कात्यायन की एक रचना क्या है इनमें, स्वर्गारोहणम, ध्यान रखिएगा अच्छे से। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। बाणभट्ट आपके सिलेबस में लगा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाण डैश जगत सर्वम अधोलिखितेषु उचिततमं पदम चित्वरिक स्थानम। तो यहाँ पर आपको पढ़ते याद आ रहा होगा कि बाण उच्चिष्टम जगत सर्वम, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। फिर है नाट्य उत्पत्ति, ये नहीं करना है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 23, अधोलिखितेषु कः कविः आलोचकैः दीपशिखा इति उपाधिना विभूषितः। अधोलिखितेषु नीचे लिखे गए में कौन सा कवि दीपशिखा इस उपाधि से प्रसिद्ध है, तो ये सभी जानते ही हैं, कालिदास जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि दीपशिखा उपाधि किसकी है, कालिदास की, और उपमा के लिए भी कालिदास ही प्रसिद्ध है। और दीपशिखा ये उपाधि भी इनको उपमा अलंकार के ऊपर ही मिली है। उपमा अलंकार में इन्होंने एक श्लोक लिखा था, उसके ऊपर इनको ये उपाधि मिली है, दीपशिखा। गद्य काव्यस्य प्राचीनतम रूपम कुत्र प्राप्यते, तो ये कहाँ मिलेगा, गद्य काव्य का जो प्राचीनतम रूप है वो कहाँ पर मिलेगा, कृष्ण यजुर्वेद में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अर्थात सबसे पहले गद्य काव्य की रचना जो हुई थी वो किस वेद में या किस में हुई थी, तो वो कृष्ण यजुर्वेद में हुई थी, ध्यान रखिएगा। प्रकरणम रूपकस्य एक है वेद है अस्ति, क्या है प्रकरण, यहाँ पर पहले पूछा गया था कि मृच्छकटिकम क्या है, एक प्रकरण है। अब पूछा गया है कि प्रकरण क्या होता है, प्रकरण के अंदर क्या होता है। जैसे आख्यायिका पढ़ते हैं तो उसमें इतिहास का वर्णन होता है, जैसे हम कादम्बरी पढ़ते हैं तो एक कथा है, तो इस प्रकार से प्रकरण क्या है, तो प्रकरण होता है हमारा कवि कल्पित, क्या होता है, कवि कल्पित, कवि कल्पित प्रकरण होता है। आपने मृच्छकटिकम पढ़ा होगा, तो मृच्छकटिकम को पढ़ने से भी पता लग जाएगा कि ये कवि की अपनी कल्पना है, ना कि कोई सच्चाई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि समास प्रयोगस्य वृत्त भाग निवेशस्य च दृष्टया गद्यस्य कति भेदः सन्ति, कि समास के प्रयोग के आधार पर गद्य के कितने भेद हैं, तो ये है 4। आपने वो पढ़ा होगा उत्कलिका चूर्णक वृत्त गंधी, इस प्रकार से आपने ये 4 भेद पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको कल बता दूंगी। नहीं पढ़े हैं तो आप बता दीजिएगा कमेंट में। और ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, 24 मान लीजिए। आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का, मुझे याद नहीं रहता बार बार में बताना। फिर है न ही, ये छोड़िए, आपके काम की नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 90, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र है तस्य किम करोति, ये सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत की गई है, तो ये आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि आपके सिलेबस में ये सब लगे हुए हैं, एनसीईआरटी में भी है। तो ये जिसकी स्वयं की बुद्धि नहीं है तो शास्त्र उसमें क्या कर सकता है, अर्थात किसी के पास अगर बुद्धि ही नहीं होगी तो शास्त्र उसे कुछ नहीं सिखा सकता। तो ये कहाँ से ली गई है, ये चाणक्य नीति से ली गई है। कहाँ से, चाणक्य नीति में ये बात कही गई है, ध्यान रखिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, अधोलिखितं वाक्यं बहुवचने परिवर्तयत, उद्याने खगः कूजति, इसको हमें बहुवचन में करना है। तो देखो उद्याने खगः कूजति, तो आप पहले उद्याने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैम बहुवचन लगाए कि नहीं लगाए, लेकिन आपको पहले खगः को ध्यान रख देना है।
तो यहाँ पर हमें बहुवचन बनाना है। खगा होता है पक्षी और खगाह होंगे बहुवचन इसके। तो यहाँ पर खगा है और यहाँ पर नहीं है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं है ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी खगा है। अब हमें जब हमारे पास क्रिया सॉरी जब हमारे पास कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में ही प्रयोग होगी। तो यहाँ पर हमारे पास खगाह बहुवचन में है तो कूजती नहीं आएगा, क्या आएगा कूजंती, क्या आएगा कूजंती। तो यहाँ पर उद्यानेशु अपने आप छंट जाएगा कि उद्यानेशु होगा कि उद्याने होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 27। क्या है क्वेश्चन नंबर 27। कामेन क्रोधो अभिजायते अस्मिन् वाक्ये रेखांकिते पदे सम्यक विभक्तिम प्रयोज्य। काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इस वाक्य में रेखांकित पद जो है उसका सही से विभक्ति प्रयोग करना है। तो जिससे उत्पन्न होता है उसमें पंचमी लगती है, आप सभी जानते हैं, लेकिन कामेन नाम में तृतीया ही समझ लीजिए, क्योंकि रामायण में तृतीया है तो इस प्रकार से तो यहाँ पर तृतीया नहीं होगा, यहाँ पर सही रूप होगा कामात। कामात क्रोधो अभिजायते, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और ये श्लोक हर बार पूछा जाता है। काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से समृद्धि विभ्रम होता है। सॉरी चलिए मैं एक बार लिख देती हूँ, ये बार बार पूछा जाएगा आपसे। काम से क्रोध की उत्पत्ति, क्रोध, क्रोध से समोह, समोह से समृद्धि विभ्रम, समृद्धि विभ्रम और समृद्धि विभ्रम से बुद्धि का नाश होता है। समृद्धि विभ्रम से बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश से क्या हो जाता है प्रणश्यति, अर्थात सब कुछ नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये पांचों की पांचों चीजें आप ध्यान रखिएगा, पूछी जाती है हर बार एग्जाम में। अधोलिखितयोः तालिकयोः सम्यक मेलनम कुरुता है। तो ये सुक्तियां हैं, इनको सही मिलाना है। इस प्रकार के प्रश्न आपको स्टेट में देखने को मिल सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कहीं आप सोचो कि नहीं मैम ऐसे स्टेट में क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यहाँ पर है भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, कि भवितव्य नाम अर्थात इनके जो द्वार है वो सभी जगह होते हैं, जो होना होता है उसके द्वार। तो इसका ऑप्शन ए 3 ही सही होगा। वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी, ये किराता अर्जुनियम की क्या है सुक्ति है, किराता अर्जुनियम की। और विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात है सतमुख है, ये कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है हमारी नीति शतक से, कि जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है उनका नाश भी 100 प्रकार से होता है। और चौथी जो सुक्ति है सर्व है सर्वम न जानाति, ये मुद्रा राक्षस की सुक्ति है। और इसमें एक विट ने शायद ये सुक्ति कही थी, विट ने या चेट ने कही थी कि विट ने, मतलब कि कोई प्रमुख पात्र नहीं था, कोई ऐसा ही था साधारण सा, उसने ही ये बात कही थी कि सभी सब कुछ नहीं जानते हैं। तो ये सुक्ति आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन शायद आपके ये 29वां मान लेती हूँ मैं, फिर आगे ये कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर ये आपका 30 हो जाएगा। अधोलिखितयोः तालिकयोः सम्यक मेलनम कुरुत। मतलब कि मिलान ही करना है, तो इसमें हमें प्रत्यय बताना है किसमें कौन सा प्रत्यय है। तो ये आप देखते ही बता सकते हैं। चेयम में यत प्रत्यय अभी हमने पढ़ा, देखो दोबारा भी रिपीट हो गया है। विहस्य में वी और लेप हो जाएगा क्योंकि वी उपसर्ग है। रूपवान में मतुप प्रत्यय हो जाएगा, और व्यंतेय में वैसे समझ में नहीं आता तो बचा हुआ डक प्रत्यय व्यंतेय का ही होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। विहस्य में लेप प्रत्यय, चेयम में यत प्रत्यय, रूपवान में मतुप प्रत्यय, व्यंतेय में डक प्रत्यय हो जाएगा। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। फिर है क्वेश्चन नंबर 31वां। साहित्य दर्पणकारस्य मतानुसारम कीदृशम वाक्यम काव्यम उच्यते। तो यहाँ पर जो है हमारे सिलेबस में काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण लगी हुई है, तो आपको इनके लक्षण, जो इन्होंने काव्य के लक्षण दिए हैं वो याद होने ही होने चाहिए। जैसे ध्वन्यालोक लगी है, तो ध्वन्यालोक में आनंदवर्धन ने काव्य का क्या लक्षण दिया है, या ध्वनि किसको माना है, क्या लक्षण, ये सब चीजें सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए। मम्मट ने काव्य का लक्षण क्या बताया है, मम्मट के अनुसार प्रयोजन क्या है, ये चीजें पूछी जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर साहित्य दर्पणकार ने क्या कहा है, यत वाक्यम रसात्मकम भवति, अर्थात जो वाक्य रसात्मक होता है वो क्या होता है, काव्य होता है। ये काव्य की परिभाषा किसके अनुसार है, साहित्य दर्पण के अनुसार। एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये लक्षण काव्य का किसने दिया है, तो ये साहित्य दर्पणकार किसने, विश्वनाथ ने। किसने, विश्वनाथ जी ने। और मम्मट ने क्या लक्षण दिया था, मम्मट जी ने दिया था कि तद दोषौ शब्दार्थौ स गुणावन अलंकृति पुनः कवापि। तो ये लक्षण आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको मिलान ही करना है। तो यहाँ पर ये बताना है कि कौन से, ये स्त्री प्रत्यय के हैं। स्त्री प्रत्यय आपको अच्छे से करवाए हैं मैंने शॉर्ट रूप में भी, ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि किस में कौन सा प्रत्यय है, तो हम गौरी शब्द से छाट सकते हैं कि गौरी के अंदर सिद्ध गौरा दिव्य जैसे प्रत्यय हुआ है। और सारंग आद्योगीन, तो यहाँ से इसमें हुआ है ब्राह्मणी में। पचंती उगितश्चय से हुआ है, और मूषिका अजाद्य ताप से, मूषिका आ से हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये आप सबके सब ध्यान रखिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 33। साहित्य दर्पणे अनुप्रास अलंकारस्य कति भेदः प्रतिपादितः। तो ये है 5 भेद। कितने भेद है, 5 भेद है, ध्यान रखिएगा। और एक ये और क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मम्मट आचार्य के अनुसार काव्य प्रकाश में ध्वनि के कितने भेद प्रतिपादित किए गए हैं। तो मैं बताती हूँ आपको। अगर मुख्य रूप से पूछे जाएं तो इसमें 51 होंगे। कितने होंगे, 51। 51 आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर मुख्य रूप से ना पूछ करके ये पूछा जाए कि कितने भेद है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन 2 ही सही होगा। वैसे 2601 भी है, लेकिन 2601 की गुणा 4 में करके 10, 404 ऐसे बना दिए जाते हैं, और फिर उसमें 51 प्लस और करके टोटल 10,455 ऐसा कुछ, हाँ ऐसे ही है, कुछ नहीं ऐसा ही है। 10,455 टोटल भेद, कुल भेद बताए गए हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में 51 है और ये भी है, तो आप ये देखिएगा कि कुल पूछा है या मुख्य पूछा है, इसका ध्यान रखिएगा। तो मम्मट आचार्य ने, और ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत से टीचर है जो आपको कभी भी ये नहीं बताएंगे कि मम्मट ने काव्य प्रकाश के में ध्वनि के कितने भेद माने हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें लक्षणा के भेद पता है, क्योंकि 80 मान्य है, लेकिन इसका नहीं पता होता, इसलिए।
फिर है क्वेश्चन नंबर आपका 34। यस्मिन् अलंकारे सादृश्यात् अन्यवस्तूनि अन्यवस्तुनः निश्चयात्मक ज्ञानम भवति, कि जिस अलंकार में सादृश्य के कारण अन्य वस्तु का अन्य वस्तु से ही निश्चयात्मक ज्ञान होता है, तत् च ज्ञानम कवेः प्रतिबौद्धित्वं भवेत्, उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, तो उसको भ्रांतिमान कहते हैं। अर्थात ये जो ज्ञान है ये कवि की प्रतिभा से ही उत्पादित किया गया है, रियल में नहीं होता है, तो भ्रांति ही होती है हमें ऐसी। चलिए यहाँ तक आपकी क्लास हो गई है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़े से आपके लिए टफ भी हो सकते थे, और हो सकता है कि आपके लिए अगर आपने अच्छे से रिवीजन करी है, तैयारी करी है, तो आसान भी होंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी जो है आपको समझ में आने चाहिए। और कल को एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो करने में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से।